वेलकम बैक टू गाइस। अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की गाइस। आज हम बात करेंगे क्या है इसकी गाइस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है गाइस। तो एक ऐसी सरफेस जिस पर कोई भी पॉइंट लो, एक ऐसी सरफेस जिस पर कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि किसी सरफेस पर सभी जगह पोटेंशियल अगर सेम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं गाइस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं गाइस। देखिए गाइस क्या होता है, any surface that has the same electric potential at all the points is called equisurface। जैसे गाइस देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोई चार्ज है, मान लो सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है गाइस, ठीक है। तो इसको अब यहाँ मैं एक स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूँ गाइस, इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं गाइस इस स्फेरिकल सरफेस की, जैसे कि ये सेंटर पर है, ठीक है ना, क्यू चार्ज है। इस स्फेरिकल सरफेस के सभी ये क्या है, आर, ये भी डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी आर है और ये भी डिस्टेंस भी आर है। हमारा पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है गाइस, ठीक है ना। तो के क्यू अपॉन आर होता है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यानी कि ए पॉइंट हो या बी पॉइंट हो या सी हो, अब इसके स्फेरिकल सरफेस की, यानी कि ये स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस की सभी पॉइंट पर, कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, यहाँ पर लो या यहाँ पर लो, किसी भी जगह पॉइंट ले लो, उन सब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा गाइस, सेम होगा। क्या होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होगा, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर गाइस। तो इस सरफेस के सभी पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा गाइस, सेम होगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं गाइस, ये स्फेरिकल सरफेस कैसी सरफेस है गाइस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी कि किसी भी सरफेस पर सभी पॉइंट पर, किसी सरफेस के ऑल पॉइंट्स अगर है जो सेम इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस गाइस। तो अब बात करते हैं गाइस, इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं गाइस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम किसी भी चार्ज को मूव कराते हैं A to B या B to C या C to D, अगर उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ओवर हम उसको कहीं पे भी मूव कराते हैं गाइस, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है गाइस, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। इसका मतलब क्या है, उस पर जो वर्क डन हमें जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जो हमें वर्क डन करना होगा वो कितना होगा गाइज, जीरो होगा। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की क्या है गाइज, प्रॉपर्टी है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। ओके गाइज, हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज़ की, कि हमने कहा था कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया था गाइज, ये क्या है, ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है गाइज। क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मैं कह रहा हूँ गाइज, मैं इस पर अगर किसी चार्ज को ए पॉइंट से लेके मैं अगर बी पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को, अगर मैं, या कोई चार्ज है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करा रहा हूँ गाइज, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं मूव करा रहा हूँ, और ये जो हमारी जो सरफेस है वो कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है गाइस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है गाइस, ठीक है। जब ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसको मैं A to B मूव कराता हूँ गाइस, तो उसमें हम देख रहे हैं गाइस हमारा जो वर्क डन क्या होगा। तो हम देखते हैं गाइस वर्क डन क्या होता है, कि जो हमारा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इक्वल होगा किसके, तो गाइज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है गाइज वो क्या है, जीरो। क्योंकि देखो पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैसा होगा, जीरो होगा। A to B तक यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन A to B इक्वल टू क्यू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ से क्या रहा, वर्क डन किया जाएगा, कितना किया जाएगा, A to B ले जाने में जीरो हो जाएगा गाइस। हमने जो वर्क डन किया है, ये चार्ज क्यू नोट को A to B ले जाने में वो कितना हो जाएगा गाइस, जीरो। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम अगर किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो हम उसमें वर्क डन जीरो होता है। जो वर्क डन करना पड़ता है वो कितना होता है, जीरो होता है। हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है गाइस। आगे बात समझ में। तो ये होगी इसकी एक प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए गाइस। फिर बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज की, कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है गाइज। और वो परपेंडिकुलर क्यों होता है गाइज, उसको हम समझते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की गाइज।
ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, जिसको हमने यहाँ नोट डाउन किया है कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है गाइस, कि हमारे कोई भी अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है गाइस। जैसे कि हमने कहा कि ये जैसे कोई प्लस चार्ज है, ये मान लो कोई चार्ज क्यू है, प्लस चार्ज कोई क्यू है, ठीक है गाइस, कोई चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू की वजह से हमने मान लो कि ये सरफेस लिया है, क्या है, एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस लिए, जिसकी ये क्या है, कैसी सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है गाइस। तो हम कह रहे हैं गाइस इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा गाइस, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, इसके ये रेडियली पर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वैसे तो रेडियली निकलता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी सरफेस को, कोई भी सरफेस, यहाँ से एक बार बात करते हैं गाइस, कोई भी सरफेस हो, इस तरीके से कोई भी सरफेस हो, और अगर उस सरफेस के, कोई भी सरफेस के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा उस सरफेस से कुछ एंगल बनाता हो, कोई एंगल थीटा पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, अगर उस सरफेस के किसी एंगल थीटा पर हो, परपेंडिकुलर ना होकर उस एंगल, कोई एंगल थीटा पर हो, तो इसका मतलब क्या है कि इसके हम कंपोनेंट करेंगे, तो इसके क्या दो कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर होगा और दूसरा सरफेस के अलोंग होगा, अलोंग द सरफेस होगा, ठीक है गाइस। तो एक जो है कंपोनेंट क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और दूसरा सरफेस के अलोंग होगा। तो जो सरफेस के अलोंग होगा वो इस सरफेस पर, जब इस सरफेस के अलोंग है, मान लो सरफेस के अलोंग इस तरफ है, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस यहाँ पर यहाँ कोई चार्ज, मान लो कोई चार्ज है, अगर उस चार्ज को इस अब ये एक फोर्स क्या है, सरफेस के अलोंग लग रहा है, ठीक है। देखिए गाइस वापस देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक जो है इसके परपेंडिकुलर होगा और दूसरा सरफेस के अलोंग होगा, तो जो चार्ज है उस यहाँ पर जो सरफेस पर जो चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा सरफेस के अलोंग, और अगर मैं उस चार्ज को फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, सरफेस के अलोंग इस साइड डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर मैं उसको इस तरफ मूव कराऊंगा, यानी कि उस चार्ज को इस तरफ मूव कराने के लिए मुझे इस जो सरफेस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट मूव कराना पड़ेगा, यानी कि चार्ज को जब हम किसी इस फोर्स के, इस पैरेलल फोर्स के अगेंस्ट मूव कराऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है उस पर तो चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हमेशा ही जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और जब परपेंडिकुलर होगा तो सरफेस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं होगा, और फोर्स नहीं होगा तो हमें उस वहाँ पर चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर वो ये एंगल पर होता है तो यहाँ पर क्या है, सरफेस के अलोंग कोई फोर्स वर्क करेगा, और उस फोर्स के अपोजिट अगर हमें किसी चार्ज को मूव कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना ही पड़ेगा। किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर आप कोई चार्ज को मूव करा रहे हो तो वहां पर आपको वर्क डन करना ही पड़ता है। तो ये जो वर्क डन करना पड़ता है इसकी वजह से ये क्या कर रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो कंडीशन है बेसिक की, उसका जो हमने जिससे पहले वाली प्रूफ करी थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो उसका वर्क डन जीरो होता है, उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं कि गाइस जब भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, उसके साथ कोई एंगल पर नहीं होता है गाइस। आगे बात समझिए, तो इसको हम देखते हैं इस चीज़ को हमने कैसे लिखा है गाइस। यहाँ पे देखिए कि इफ, पहले क्या हमारा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा ऑलवेज ही परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब ये कह रहा है कि इसका रीजन कि ऐसा क्यों होता है, तो हमने रीजन बात करी कि अगर हमारा मान लो ये क्या कह रहा है कि इफ इज द नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, यानी कि कोई ना कोई एंगल के साथ है। जब एंगल के साथ है तो उसके कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और एक अलोंग द सरफेस होगा गाइस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो इट वुड हैव नॉन जीरो, यानी कि जब ये है कि भाई अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब क्या, इट वुड हैव ए नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, यानी कि एक नॉन जीरो, अगर 90 डिग्री होता है तब तो जीरो कंपोनेंट आता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है तो ये नॉन जीरो आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि इट वुड हैव ए नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस टू मूव ए यूनिट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ई, यानी कि इस ई के जो कंपोनेंट है ना इसके अगेंस्ट एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए हमें यहाँ पर कोई वर्क डन करना पड़ेगा। देन वर्क डन हैव टू बी डन, यानी कि हमें कोई ना कोई वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, बट वर्क डन इज ऑलवेज जीरो ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, हेंस
इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूरी है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा ही सरफेस के कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, उसका एक कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग होगा, नॉन जीरो कंपोनेंट जो कि सरफेस के अलोंग होगा, वो क्या करेगा, उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के अगेंस्ट उस चार्ज को मूव कराने के लिए हमें उस पर कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमें कोई चार्ज को मूव कराने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई, नोट कर लीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है हमारी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है गाइस। क्या करती है, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। जैसे कि मान लो एक सरफेस है, ये मान लो 10 वोल्ट की एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दूसरी एक सरफेस है जो 8 वोल्ट की, ये मान लो कोई दूसरी एक सरफेस है वो 8 वोल्ट की है। तो यहाँ पर जस्ट इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के लिए हमारे पास उस पॉइंट के लिए जो सरफेस, ये जो सरफेस है उस पॉइंट के लिए हमारे पास दो कैसा हो गया, पोटेंशियल दो हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है गाइस। तो इसलिए हम कह सकते हैं गाइस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्योंकि रीजन लिख सकते हो, इसका रीजन डाल के आप लिख लो, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एट पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पर ये दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, यानी कि जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हम देख रहे हैं गाइस, इंटरसेक्ट जहां पर कर रही है वहां पर हम कह रहे हैं दस इंटरसेक्शन, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी कि कितने पोटेंशियल हो जाएंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस हेज, यही ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर क्या हो रहा है गाइस, जो हेज टू इलेक्ट्रिक यानी कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख रहे हैं। क्या कितने दो पोटेंशियल हो रहे हैं यहाँ पर, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख रहे हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं है, विच डज नॉट पॉसिबल, विच डज नॉट या विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है गाइज, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल यानी कि पॉसिबल नहीं है गाइज। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर इसका रीजन लिख दिया हमने कि भाई इस पॉइंट पर दो तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएंगे। एक 10 वोल्ट का इस सरफेस की वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है, और इस सरफेस की वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 8 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो ये हम कह रहे हैं कि उस पॉइंट पर दो तरह के पोटेंशियल आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी गाइस। तीसरा केस होता है, हमने जो फॉर्मूला निकाला था, ई जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वहां से हम देखते हैं कि ई इक्वल टू गाइस, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ई इक्वल टू, ई हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था, इक्वल टू dV अपॉन dr गाइस। यहाँ से dV अपॉन dr, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो तीसरी प्रॉपर्टी जो है उसका मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था ये कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, या फिर हम बोल सकते हैं E जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/dr के, है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे E बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, dr घटेगा। जैसे जैसे E बढ़ता जाएगा वैसे वैसे dr क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे E बढ़ेगा वैसे dr क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि दो सरफेस के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये क्या है, सरफेस है ना इलेक्ट्रिक, ये क्या है, पोटेंशियल सरफेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी। जैसे कि हम देखते हैं इनको, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं गाइस। देखिए गाइस, मैं इसको नोट रफ कर रहा हूँ। देखिए क्या कहता है कि अगर जैसे कि यहाँ पर मान लो कि एक ये पॉइंट है और दूसरा ये है, तो आपसे पूछा जाए किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक फर्स्ट
और दूसरा सेकंड, तो इन दोनों में से किस जगह पर इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो हम क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तब तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस dr जो होती है वो हमने कल प्रूफ किया था, उसमें देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बढ़ता है या ज़्यादा होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कम होती है। यानी कि अब यहाँ पर इन सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम है, यानी कि E यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। E1 इज ग्रेटर देन किससे, E2 से, किससे, E2 से। यहाँ पर मान लो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर E1 है, तो हम बोल रहे हैं कि E1 इज ए ग्रेटर देन E2 गाइस, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पर वहाँ पर सरफेस इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होती है उनकी बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है गाइस। क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो सरफेस dr क्या है, हमने प्रूफ में देखा था dr क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच का डिस्टेंस होता है गाइस, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका बीच की जो डिस्टेंस कम होती जाएगी। इसको आप एज इट इज अगर समझने के लिए आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी कर सकते हो कंपेयर, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का ये गैप कम होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है गाइस। तो मतलब समझने के लिए, आप याद रखने के लिए इस तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। चलो बाकी इनका कोई ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, थर्ड इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हम इसको नोट करेंगे। अभी समझ में आ गया कि फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये इनके डिस्टेंस के बीच में, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता जाएगा गाइस। तो इसका हम देखते हैं डायग्राम, अब देखते हैं प्लस क्यू का डायग्राम देखते हैं, या पहले इसको हम थ्योरेटिकली नोट कर लेते हैं गाइस। आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको नोट कर देता हूँ। ओके गाइस, नोट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो होती है हमारी वो क्या है कि द स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी द स्मॉलर फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लार्जर फॉर ए वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, dr के, तो E जैसे जैसे बढ़ेगा dr क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा गाइस। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके बीच का जो है dr क्या है, गैप क्या है, कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर E गैप ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर वीक है, यानी कि E1 इज ग्रेटर देन E2 गाइस, ठीक है गाइस। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, अगर हमारे पास प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, या फिर हम बात करेंगे एक डाइपोल के लिए गाइस, नोट कर लीजिए। ओके गाइस, कुछ हम डायग्राम बना लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस चार्ज के लिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्लस चार्ज है, तो यहाँ से प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है गाइस, किस तरीके से निकलेगी, हम देख पा रहे गाइस। देखिए प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है इस तरीके से आउटवर्ड की तरफ निकलती है गाइस, ठीक है ना। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से इस तरीके से निकलती है, तो हम देख रहे हैं गाइस ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, किसी भी प्लस चार्ज के लिए, ठीक है ना गाइस। चलो तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, ये मैं डॉट डॉट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनानी है, मुझे क्या बनाना है, मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है गाइस, ठीक है ना। चलो तो आप देख सकते हैं गाइस क्या करना है हमें। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी प्लस चार्ज के लिए, तो मैं देख पा रहा हूँ गाइस, हम देख पा रहे हैं कि जहाँ से जैसे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए और बनाते ताकि आसानी से समझ में आए। चलो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि जैसे जैसे अब ये देखिए शुरू में हम क्या बना रहे हैं, इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, शुरू में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो नज़दीक नज़दीक बनाएंगे, ठीक है गाइस। जैसे जैसे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसको क्या करते जाएंगे, दूर करते जाएंगे गाइस, ठीक है ना। जो हमारी ये सरफेस जो है वो इसको हम क्या करते जाएंगे, अब हम दूर बनाते जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये क्या होती जाएगी, इनके बीच का गैप जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं उनके बीच का क्या हो जाएगा, गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है गाइस। चलो तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा गाइस। तो ये हो गया प्लस चार्ज के लिए। तो अब हम बात करते हैं डाइपोल के लिए, किसी भी
डाइपोल के लिए क्या होगा, सेम इसी तरीके से डायग्राम बनेगा नेगेटिव चार्ज के लिए गाइस, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे डाइपोल के लिए। तो एक डाइपोल के लिए क्या करते हैं गाइस, हमें पता है एक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होते हैं। एक कैसा होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या होता है गाइस, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस डाइपोल के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि हमारी क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो किस तरीके से निकलती है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती है इसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकलती है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इनका वैसे यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये एक समझने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहाँ पर ज़्यादा होता है और कहाँ पर कम होता है, तो यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं है गाइस, ठीक है। ये समझने के लिए है सिर्फ। चलो तो हम देख पा रहे हैं गाइस, ठीक है गाइस। चलो तो देख रहे कि ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हम यहाँ पर बनाई है हमने। तो यहाँ पर देखेंगे कैसा बनेगा डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए जब नज़दीक में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये क्या होगी, सरफेस जो क्या होगी नज़दीक नज़दीक होगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरफेस होगी वो क्या होगी गाइस, एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होगी, ठीक है गाइस। चलो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ ये इधर होगी नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ती ही जाएगी गाइस, ठीक है ना। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है गाइस, टच नहीं कर रहे हैं, बस नज़दीक है। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव हमारा जो डाइपोल है उसके लिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा गाइस, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की गाइस, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में गाइस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है गाइस। तो सबसे पहले हमें पहले बात करी गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है गाइस। तो हमने देखा था कि कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पर कोई प्लस या कोई क्यू चार्ज है, कोई सोर्स चार्ज है और यहाँ आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, ठीक है गाइस। तो आर यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है क्यू और यहाँ पर आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है। यहाँ पर पी पॉइंट पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट लेके आते हैं, पी पॉइंट पर इन्फिनिटी से कोई क्यू चार्ज क्यू नोट चार्ज कोई क्यू नोट टेस्ट चार्ज जो है इन्फिनिटी से पी तक लाते हैं, तो यहाँ पर इसमें कोई वर्क डन करना पड़ता है और वो वर्क डन कितना होता है, वो पोटेंशियल के रूप में होता है। और वो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट वी पी बराबर क्या होता है, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्या होगा गाइस, क्यू नोट, ठीक है। वर्क डन इक्वल होगा किसके, जो इस क्यू नोट चार्ज को यानी कि इस क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा अपॉन क्यू नोट, ये हमारा क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा गाइस। क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से हमें वर्क डन कितना पड़ा वो पता करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं गाइस, कि वर्क डन जो है वो इक्वल होगा किसके, जो वर्क डन जो इक्वल आ रहा है, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी इक्वल आ रहा है किसके, वी पी इंटू क्यू नोट गाइस, वी पी इंटू क्यू नोट गाइस, किसके इक्वल आ रहा है, वी पी इंटू क्यू नोट गाइस। तो देखिए गाइस, ठीक है, Vp इंटू क्यू नोट, यानी कि इस जो है Vp इंटू क्यू नोट, यानी कि ये वर्क डन जो है Vp इंटू क्यू नोट, यानी कि अगर किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है वही उसकी एनर्जी होती है। यानी कि ये U जो है वर्क डन इन्फिनिटी टू पी लाने में Vp इक्वल टू क्यू नोट जो था वही इसकी एनर्जी होगी। इस क्यू नोट की क्या होगी गाइज, एनर्जी होगी। तो एनर्जी कितनी होगी, इक्वल टू ये एनर्जी भी क्या होगी, Vp इंटू क्यू नोट होगी। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि U इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी चार्ज की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, U इक्वल टू वी क्यू गाइस, ठीक है, उसका पोटेंशियल इंटू चार्ज गाइस,
जो किसी भी चार्ज की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज होगी गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे गाइस कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी क्या है कि यानी कि किसी चार्ज क्यू नोट को, अगर मैं इस चार्ज क्यू नोट को इन्फिनिटी से यहाँ तक पी पॉइंट तक लाया हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ा, और वो वर्क डन कितना है, पोटेंशियल के इक्वल, वीपी इक्वल टू कितना, वर्क डन अपॉन क्यू नोट, ठीक है। तो ये वर्क डन जो होता है ना, यहाँ को यहाँ तक लाने में जो जितना मैंने वर्क डन किया ना, वो क्या हुआ कि इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर उसका एनर्जी होगी, यानी कि उसके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। मैंने किसी फोर्स के, मैंने क्या किया, किसी इस इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में किसी फोर्स के अगेंस्ट लाया, तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ा। तो मैंने जितना भी वर्क किया ना, जितना भी मैंने वर्क किया वो सारा वर्क क्या हो गया, इस क्यू नोट चार्ज में यहाँ तक लाया ना, तो मैंने जितना भी वर्क किया ना वो सारा वर्क क्यू नोट चार्ज में उस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और उस एनर्जी को जो स्टोर हो गया ना, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगा, मैंने जैसे ही अपना फोर्स हटाया, मैं यहाँ से यहाँ तक लाया छोड़ा, और जैसे ही हम इसको फ्री करते हैं तो ये वापस क्या होता है कि वापस जाता है और अपनी एनर्जी को वापस अपने मतलब वापस यहाँ से इससे दूर चला जाता है जाते जाते, और ये जितनी भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है वो उसको क्या होता है, वापस बाहर निकालता जाता है, जब तक ये तब वहाँ पे जाके रुकेगा जहाँ पर इनकी एनर्जी क्या होती है, वापस बैलेंस नहीं हो जाती गाइस, ठीक है। तो जितनी भी जी वर्क डन के थ्रू हमने जितनी भी इसको एनर्जी दी ना, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं गाइस। तो यहाँ से हम देख दिए वर्क डन इक्वल होती है वी पी इंटू क्यू नॉट। यहाँ वी पी क्या है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो, ठीक है। सोर्स चार्ज कौन सा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो U इक्वल टू वी पी इक्वल टू क्यू नोट गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज असेंबलिंग द चार्जेज, यानी कि चार्ज को असेंबल करने में, यानी कि जैसे यहाँ दो चार्ज है तो दोनों चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आऊँगा तो इनको असेंबल करने में कितना मुझे वर्क डन करना पड़ा, वो पूरा वर्क डन जो होता है वो उसका क्या होगा, असेंबलिंग द चार्जेज ऑफ सिस्टम बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी से लाकर इनको एक जगह असेंबल करने में जितना मेरे को वर्क डन करना पड़ा वो उस पूरे सिस्टम का क्या होगा, वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी गाइस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आप नोट कर लीजिए। कहाँ से समझ में आया कि भाई जैसे यहाँ कोई चार्ज है पहले से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्यू नोट को अगर लेके आता हूँ इन्फिनिटी से तो मुझे इस पर कुछ वर्क डन करना पड़ा, जो मैं वर्क डन करता हूँ वही गाइस मेरी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है गाइस, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, वी क्यू, यहाँ से आ गया हमारे पास, तो यू बराबर क्या है, वी क्यू गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, और सबसे पहले हम लेते हैं कि दो चार्ज के लिए, अगर चार्ज हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस सिस्टम, यानी कि दो चार्ज का सिस्टम हो, उसके लिए हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है गाइस। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं गाइस, इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं किसी सिस्टम के लिए। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम, यानी कि कोई दो चार्ज का सिस्टम है, यानी कि दो चार्ज को हम एक साथ ला रहे हैं गाइस, तो हम उसके लिए टू चार्ज सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी काउंट करेंगे भाई कितनी काइंड है। तो देखिए गाइस, मैंने सपोज कीजिए कोई इन्फिनिटी पर कोई दो चार्ज है Q1 और Q2 के, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर कोई दो चार्ज पड़े हैं, एक Q1 है और दूसरा एक Q1 चार्ज है और दूसरा कौन सा है गाइस, Q1 और Q2 कोई दो चार्ज है इन्फिनिटी पर, Q1 एंड Q2 गाइस, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट A पर ला रहा हूँ। मान लो मैं चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ पर A पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ गाइस, ठीक है। पॉइंट A तक मैं इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाता हूँ, कौन से चार्ज को, Q1 चार्ज को। तो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को, Q1 चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से यहाँ A पॉइंट तक लाता हूँ, तो क्या इसमें इसको इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा गाइस, कोई बताए कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से मुझे Q1 तक लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, 0, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके अगेंस्ट कोई मेरे किसी फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से इस फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट A पॉइंट तक लाने में हमें वर्क डन मुझे कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है और इस पर कोई भी पहले से अगर यहाँ चार्ज नहीं है तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, यानी Q1 पर कोई फोर्स, मैं अगर उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहा हूँ तो इस पर पहले से कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो किसके अगेंस्ट वर्क करूँगा, कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए जिसके अगेंस्ट वर्क करे। तो यहाँ पर कोई भी है ही नहीं, फोर्स काम ही नहीं कर रहा, तो मुझे इसमें वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने के लिए मेरे को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा गाइस, 0 होगा,
क्योंकि यहाँ पहले से कोई फोर्स, लेकिन अब Q1 को जब मैं ए पॉइंट पर ले आया, इसी से मैं R डिस्टेंस पर, मान लो इसी से मैं R डिस्टेंस पर B पॉइंट है यहाँ पर, अब मुझे चार्ज क्या लाना है, Q2 चार्ज लेके आना है। अब Q2 चार्ज लाना है तो अब मेरे पास क्या है, इस Q2 चार्ज को जब मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लाऊंगा तो Q1 इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो मुझे अब इस फोर्स, ये Q1 जो फोर्स लगाएगा इसके अगेंस्ट वर्क करके, वर्क डन करके मुझे इसको यहाँ पर लाना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो Q2 है मैं इसके अगेंस्ट वर्क करके लाऊंगा तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी गाइज। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी इक्वल यू इक्वल टू देखा था, हमने वी क्यू देखा था गाइज, वी यू इक्वल टू वी क्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो Q2 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी गाइज, तो Q2 चार्ज के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यो जो U है गाइज, हम देख रहे हैं कि वर्क डन W2 इक्वल टू कितना होगा कि V इंटू क्यू। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल, V क्या है गाइज यहाँ पर पोटेंशियल, और पोटेंशियल किसकी वजह से, यहाँ सोर्स चार्ज क्या है, पोटेंशियल किसकी वजह से, पोटेंशियल क्या होता है गाइज, यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं गाइज पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा KQ अपॉन R, यानी कि यहाँ पर सोर्स चार्ज क्या है गाइज, सोर्स चार्ज कौन सा है, ये Q1 है यहाँ पर, यानी कि इस पोटेंशियल के लिए Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो चार्ज कौन सा लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास जो है यानी कि Q1 यानी कि V1, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है V1 और चार्ज कौन सा ला रहे हैं Q2, VQ2, ठीक है गाइस। यानी कि पोटेंशियल किसकी वजह से, Q1 की वजह से। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q1 के लग रहा है, और किस पर लग रहा है, Q2 पर, तो Q2 आ गया, ठीक है। तो V1 कितना है, K Q1 अपॉन R गाइस, K Q1 अपॉन R। तो W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, W2 बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R गाइस। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं गाइस, इस पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये पोटेंशियल है वो किस चार्ज की वजह से है। यहाँ पर पोटेंशियल जो है किसकी वजह से, ये फर्स्ट चार्ज जो Q1 है इस पर जो फोर्स लग रहा है, जो पोटेंशियल यहाँ तक पोटेंशियल है कि जिसके अलॉन्ग ये फोर्स कर रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, Q1 की वजह से आ रहा है। तो इसमें पोटेंशियल जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है गाइस, सोर्स चार्ज ये वाला है गाइस, ठीक है ना। तो ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K Q1 अपॉन R गाइस। तो ये जो वर्क डन हो गया कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R, यानी कि टोटल नेट वर्क डन, यानी कि नोट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, W1 प्लस W2, और U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन R गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी होगी गाइस। यहाँ पर बात समझने लायक और देखने लायक क्या थी कि हम पहले तो दोनों ही चार्ज को कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से हम किसी फिक्स लोकेशन तक लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट चार्ज को जब हम यहाँ से इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आता हूँ तो मेरे को किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना होगा तो इसमें मुझे Q1 को ए पॉइंट तक लाने में मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा गाइस, 0 करना पड़ा। जो मुझे वर्क डन करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, 0। तो मेरा W1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। लेकिन जब मैं बात करता हूँ सेकंड चार्ज की, क्योंकि मैं पहला चार्ज यहाँ तक ला चुका हूँ, तो सेकंड चार्ज को मैं अगर इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लेके आता हूं जो कि Q1 से R डिस्टेंस पर है, ठीक है गाइस। तो मैं पॉइंट B तक लेके आता हूं, तो अब मुझे क्या है कि ये इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये कोई फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा Q1, और इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क करने की वजह से मेरे को पास क्या होगा, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, तो मेरे मतलब इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वर्क डन कितना है वो हमें पता है कि V जो एनर्जी कितनी आएगी या वर्क डन कितना है, W बराबर कितना आएगा, यहाँ पर W बराबर हमें पता है क्या है, VQ है। तो वो वर्क डन कितना है गाइस, वो VQ है, और V क्या है, पोटेंशियल है, किसका, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल है हमारा, तो ये V इसकी वजह से आ जाएगा। और चार्ज Q क्या है यहाँ पर, Q2 जो जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं वो, ये याद रखना, ये V जो है फर्स्ट चार्ज की वजह से और Q जो है वो सेकंड चार्ज है गाइस, यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना। अब इसको नोट कर लेते हैं गाइस सिस्टमेटिकली, समझ में आपको आ गया होगा, फिर लिखेंगे जो और अच्छी तरीके से आ जाएगा गाइस। तो गाइस देख रहे हैं हमने क्या लिखा कि हमने क्या किया, कंसिडर किए, क्या किया गाइस, कंसिडर किए हमने दो चार्ज Q1 और Q2 कहाँ पर गाइस, इन्फिनिटी पर हमने दो चार्ज Q1 और Q2 हमने कंसिडर किए गाइस। एक चार्ज क्या है, Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, ठीक है गाइस। कंसिडर Q1 एंड Q2 इन्फिनिटी इनिशियली एट इन्फिनिटी, यानी कि हमने इनिशियली कंसिडर किया है इन्फिनिटी पर, ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट ए एंड बी, द वर्क डन इज ब्रिंगिंग चार्ज, यानी कि हमें ए और बी तक लाना है, गिवन पॉइंट पर लाना है, ठीक है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1
फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए, यानी कि जो चार्ज है Q1 चार्ज जो है, ठीक है गाइस, Q1 चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना है गाइस, 0 है। क्या है गाइस, द वर्क डन इज ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए इज 0। क्यों है 0 गाइस, 0 क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि 0 क्यों है गाइस, क्योंकि द वर्क बिकॉज देयर इज ए नो फोर्स अगेंस्ट द वर्क डन, यानी कि जो हमने वर्क डन इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन क्या है वो किसी फोर्स के अगेंस्ट नहीं किया, और जब अगेंस्ट कोई फोर्स ही नहीं है, वर्क डन के अगेंस्ट अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो वहाँ पर कोई वर्क डन होगा ही नहीं गाइस। तो क्यू नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू नेट को इन्फिनिटी से Q1 को लाने पर, ए पॉइंट तक लाने पर जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो 0। अब बात करते हैं बी पॉइंट पर हम लाएंगे Q2, तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो यानी कि यहाँ पर तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसको ए पॉइंट Q1 को इन्फिनिटी से लाया तो W1 इक्वल टू क्या है, 0 है गाइस। फिर बात करते हैं सेकंड की, है ना, वर्क डन ऑन Q2, चार्ज Q2, जब क्या चार्ज Q2 पर जो वर्क डन है वो कितना होगा, तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 Q2 गाइस, W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 Q2, तो V1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर लिखेंगे W2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब ये डिस्टेंस आप इसको R12 लिख सकते हो, या फिर R लिख देते हैं, हम यहाँ पर सीधा R ही लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा R, ठीक है गाइस। तो K Q1 Q2, यहाँ पर क्यों गाइस, क्योंकि V1 इक्वल टू होगा K Q1 अपॉन R गाइस, कितना होगा, V1 इक्वल टू क्या है, K Q1 अपॉन R गाइस, तो W2 बराबर क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R आ गया गाइस। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नेटवर्क कितना हो जाएगा, नेटवर्क W बराबर W1 प्लस W2, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन क्या आ रहा है गाइस, R, तो यहाँ पर एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R, यानी कि दो सिस्टम चार्ज, यानी दो चार्ज के सिस्टम के लिए एनर्जी जो होगी हमारी U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R होगी गाइस। दो चार्ज के लिए जो हमारी एनर्जी होगी वो कितनी होगी, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है कि फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है, और सेकंड चार्ज के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो ये है। और क्यों नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर पहले से कोई भी फोर्स नहीं है गाइस, ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा 0 गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।